हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो कल हमने पढ़ा, मतलब इससे जो पहली वाली वीडियो में पढ़ा था हमने, उसमें पढ़ा था बुक के अंदर यानी किताब के अंदर जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे ये, आओ याद करें, मतलब जो हमारा अभ्यास प्रश्न है उसको हम पढ़ेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। आओ याद करें और साथ साथ में याद भी करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, निम्नलिखित का सुमेल करिए, यानी हमें इसको मिलाना है। ये हमारा गलत दिया हुआ है, मतलब क्रम वाइज नहीं दिया हुआ है, इसको हमें क्रम वाइज में सेट करना है। ठीक, तब देखते हैं नर्मदा घाटी। ये नर्मदा घाटी जो है, इसको ये हमारा होगा यहाँ पे शिकार तथा संग्रहण। शिकार तथा संग्रहण में जाएगा। मगध जो है हमारा पहला बड़ा राज्य था। ये जो था हमारा बहुत बड़ा राज्य था पहले का, मगध। फिर गारो पहाड़ियाँ में ये जो आरंभिक सबसे पहले इसी पहाड़ी पे खेती हुई, यानी कृषि हुई गारो पहाड़ी पे। गारो पहाड़ी बताया था ना कहाँ पे है आपका, सॉरी नहीं बताया था, बता देती हूँ। ये देखिए, ये हमारा भारत का पूरा मानचित्र है और इसमें यहाँ पे देखिए गारो पहाड़ियाँ हैं। गारो पहाड़ियाँ जो है हमारी उत्तर पूर्व में है। ये गारो पहाड़ियाँ सबसे पहले यहीं पे खेती हुई थी। और नर्मदा नदी जो है यहाँ पे शिकार संग्रहण मतलब आखेटक जो भी होता था यहाँ पे होता था, नर्मदा नदी के तट पर। और ये गारो पहाड़ी होगी नर्मदा नदी। अब आगे का देखते हैं। मगध जो हमारा सबसे बड़ा राज्य था। मगध ये सब मिला के यहाँ से ये सब पूरा था, ये हमारा मगध था। ओके, आपने देख लिया ना गारो पहाड़ियाँ कहाँ थी। उत्तर पूर्व में हमारी गारो पहाड़ियाँ थी। गारो पहाड़ियाँ थी नहीं है अभी, गारो पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में, यहाँ पे हमारी आरंभिक कृषि हुई है। अब सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ, यहाँ पे जो है वो प्रथम नगर बस है, सबसे पहले यहीं पे नगर बस है। और फिर है गंगा घाटी, ये लगभग ये रहा गंगा घाटी। ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर है। यहाँ पे लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर यहाँ पे बसे हुए हैं गंगा घाटी में। अब एक बार आप रिवीजन कर लेते हैं। नर्मदा घाटी शिकार तथा संग्रहण के लिए थी। मगध जो है, मगध ये पहला बड़ा राज्य है। और गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि यहाँ पे हुई। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ जो है इसके यहाँ पे प्रथम नगर बसे, पहला शहर जो है। और गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर यहाँ पे बसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। हमें पांडुलिपि क्या होती है इसके बारे में बताना है और अभिलेख क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है हमें ये बताना है। चलिए देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। उत्तर है हमारा, पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी। ताड़पत्र, ताड़ का पत्ता जो होता था, पत्र मतलब होता है पत्ता, तो ताड़ एक वृक्ष होता है, उसका पत्ता जो होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ताड़पत्र और भोजपत्रों पर, ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, इसे हम पांडुलिपि कहते हैं। जो ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, जबकि अभिलेखों को पत्थर या धातु जैसे कठोर सतहों पर उत्कीर्ण यानी खोद कर लिखा जाता था। तो इसको
अभिलेख जो होते थे उसको पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया जाता था। उत्कीर्ण मतलब खोद कर लिखा जाता था। ओके, ये ताड़पत्र और ये भोजपत्र। अब आओ चर्चा करें, इस पे देखते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है आपकी बुक में पूछा हुआ है और आप इसे ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा और नोट्स भी बनाना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ नोट्स भी बनाइएगा और अच्छे से इसको लर्न कर यानी याद कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं, आओ चर्चा करें। मैं ये 3 नंबर क्वेश्चन है। रशीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। रशीदा ने जो प्रश्न पूछा था उसको फिर से हमें पढ़ना है और देखना है कि इसके उत्तर क्या हो सकते थे। तो रशीदा के प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये रही हमारी रशीदा और इसने प्रश्न क्या पूछा था। जब ये अखबार पढ़ रही थी तो उसके अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी जिसमें लिखा था 100 साल पहले। अब वो सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। यानी उसका क्वेश्चन यही था कि 100 साल पहले क्या हो सकता था। तो ये था रशीदा का सवाल कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले यानी 100 साल पहले हुआ क्या था। अब इसी के बारे में हमें पता करना है, सोचना है। ओके, इसी पे हमें चर्चा करनी है, इसका क्वेश्चन क्या था। तो यही हमसे पूछा है, आओ चर्चा करें में कि रशीदा की प्रश्न को फिर से पढ़ो। हम लोग पढ़ लिए और इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। जिसमें पूछा था ना कि 100 साल, उसकी जब मन में आया कि यह 100 साल पहले हुआ क्या था, कैसे सबको पता है कि 100 साल पहले, तो वही हमें बताना है। इसके उत्तर क्या हो सकते हैं हमें देना है। तो ये हमारे उत्तर हैं। हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियों, अभी हमने पढ़ा है पांडुलिपि तथा ये रहा पांडुलिपि तथा अभिलेख क्या होते। पांडुलिपि बताया ना, ताड़पत्रों तथा भोजपत्रों पर हाथ से लिखे जाते थे। तो इसी से हमें पता चलता है हमारे अतीत के बारे में जानकारी। हमें अतीत के विषय में पांडुलिपियों व अभिलेखों का अध्ययन करके जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, तो पांडुलिपियों तथा अभिलेखों का अध्ययन करेंगे। जब हम अभिलेखों तथा पांडुलिपियों को पढ़ेंगे तभी हम उसके बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा ईंट और पत्थरों से बनी इमारतों के अवशेषों, ईंट अथवा पत्थर से जो वो इमारतें बनी हैं उसके अवशेष, क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है तो उसके अवशेष मतलब जो कुछ बचा हुआ है, थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ। आप लोग गांव में देखते होंगे जो घर पुराना हो जाता है वो टूटने लगता है, तो टूट के गिर जाता है, थोड़ा बहुत बचता है, जो भी बचता है। ऐसे ही पहले की जो चीज़ें थी, वो इमारतें जो थी, वो मतलब जो उसके अवशेष बचे हुए थे उसी से हम पता लगाते हैं। तथा चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, चित्र जो देखते हैं आप, मतलब फोटो पिक्स जो आप देखते हैं, वो मूर्ति, जो मूर्ति बनी होती भगवान की मूर्ति देखिए ना, ऐसी मूर्तियाँ वहाँ तब थी, बनी रहती थी। उससे औजार मतलब टूल्स जो होता है, बहुत सारी चीज़ें औजार में आ जाएंगी। तो औजार हो गया, हथियार, जो हथियार थे जो मारने के काम आते थे उस टाइम, वो हथियार हो गए। बर्तन हो गए तथा सिक्का आजकल जो चलते हैं, तब भी सिक्के चला करते थे, तब उसे सिक्कों से भी पता चलता है हमारे अतीत के बारे में। तो किससे किससे पता चलता है, ईंट पत्थरों से बनी इमारतों के अवशेषों, फिर चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों है तथा सिक्कों आदि के द्वारा भी जानकारियाँ मिलती है। तो उसके प्रश्न का, रशीदा ने जो प्रश्न पूछा था उसका तो हम लोग आंसर दे दिए कि हमें 100 साल पहले क्या हुआ था कैसे पता चलेगा। तो जो पांडुलिपियाँ थी, जो अभिलेख थे पहले के लिखे हुए अतीत के विषय में, वही हमें जानकारी देते हैं। और फिर उसके अलावा जो ईंट और पत्थरों से बनी इमारतें हैं और इमारतों की जो अवशेष बचे हैं, ईंट तथा पत्थरों की बनी जो इमारतें, उसकी जो अवशेष बचे उससे
और चित्रों, मूर्तियों, औजारों, हथियारों, बर्तनों तथा सिक्कों आदि के द्वारा भी जानकारी हमें मिलती है। ओके, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। ये देखिए, इसका तो आंसर हमने दे दिया। आओ चर्चा करें। ये आपको अपने दोस्तों से चर्चा करना है। आप तो यहाँ पे पढ़ लिए, फिर आप उनसे जाके पूछिएगा कि 100 साल पहले क्या हुआ था, आपको कैसे पता रहेगा। तो अगर उनको नहीं आता होगा तो आप बता देना, क्योंकि आपको तो आ रहा है। ओके, आपको ये अपने दोस्तों में चर्चा करना है, मतलब उनसे पूछना है, उसे जानना है उसके बारे में। तो आज अब 4 नंबर देखते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इसमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं? ये जो पुरातात्विक जो थे, जो अतीत के बारे में बताते हैं, जो उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं, उसमें जो उन्होंने वस्तुएं पाई थी उसकी हमें सूची बनाना है। और इसमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं उसको भी हमें लिखना है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन था ना, पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाओ। इसमें से कौन सी वस्तुएं पत्थर की बनी हो सकती हैं, ये भी हमें बताना है। तो हमारा ये रहा उत्तर। पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली वस्तुएं कौन कौन सी थी? सिक्के थे, हथियार, पहला सिक्का, दूसरे नंबर हथियार, तीसरा आभूषण, मतलब जो आपकी मम्मी जो पहनती हैं कान में, गले में, हाथ में, ये सब आभूषण होते हैं। और फिर 4 नंबर चित्र तथा मूर्तियाँ। चित्र यानी तस्वीर किसी चीज़ की, और मूर्तियाँ यानी भगवान जी की मूर्ति जैसे होती है ना, ऐसी मूर्तियाँ। फिर 5 नंबर पे औजार, फिर हड्डियाँ, देखिए हड्डियाँ भी मिली थी, और पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष। ये देखिए, पत्थर तथा ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष भी मिले। इसमें हमें यही तो पूछा है कि क्या क्या मिली थी वस्तुएं, और उसकी सूची बनाना है हमें। ये हम बना लिए। और इसमें जो पत्थर की थी उसे हमें बताना है। तो इमारत बताया था ना कि पत्थर तथा ईंटों की हो सकती हैं, तो हो गई इमारतें। फिर हथियार जो थे वो पत्थर के भी थे। उस समय के जो हथियार थे वो पत्थर से ही बनाए जाते थे। अब है ना, अब लोहे से बनाए जाते हैं, स्टील्स जितने भी जैसे भी बनाए जाते हैं, लेकिन तब के जो हथियार थे वो पत्थर से ही बनाए जाते थे। फिर पत्थर से बनी वस्तुओं में औजार, और फिर मूर्तियाँ, ये भी पत्थर से ही, आज भी पत्थर से ही बनी होती हैं। सॉरी, ये देखिए, इमारतें, पत्थर से बनी वस्तुएं जो है वो इमारतें हैं, हथियार है, औजार है, मूर्तियाँ हैं, ये सब जो है वो पत्थर से बनी हुई थी। उम्मीद करती हूँ समझ में आएगा आपको, आप सब लोगों को। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा है, हमें किस बात पे चर्चा करनी है। तो 5 नंबर में, साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, और इसके बारे में तुम क्या सोचते हो? सही बात है, साधारण जो स्त्री पुरुष होते थे वो अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, और इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपको बताना पड़ेगा। तो देखते हैं हम। ये रहा हमारा क्वेश्चन कि साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? तुम क्या सोचते हैं, हम बताते हैं आपको। ये रहा उत्तर हमारा। देखिए, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों का विवरण नहीं रखते थे, इसके निम्न कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हैं? ये देखिए, पहला कारण है, साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे कि उनका विवरण जो तैयार किया जाए। वो अपने कार्यों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते होंगे, या मानते नहीं होंगे कि हमारा कार्य जो है, जो कार्य है वो इतना मतलब लिखने योग्य है कि कोई जाने, हमारे बारे में सीखे, इसलिए नहीं लिखते होंगे, या उसका विवरण तैयार नहीं करते होंगे। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि यह भी संभव है कि वे पढ़े लिखे भी ना हो। ऑब्वियस सी बात है, जो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो वो कैसे अपना विवरण तैयार करेंगे। तो दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है, या ये भी संभव हो सकता है
तीसरा रीज़न कि वे गरीब हों और उत्कीर्ण करवाने का कार्य खर्चीला हो। सही बात है, अगर वो गरीब होंगे और उन्हें अगर अपना कार्य लिखवाना भी होगा, मतलब उत्कीर्ण करवाना होगा पत्थरों पर, तो वो कहाँ से पैसे लाएंगे, क्योंकि पैसे लगते हैं उसको करने में, बहुत टाइम लगता था, तो उसमें पैसे भी लगेंगे और उनके पास उतने पैसे होते नहीं थे कि वो अपना मतलब अपने कार्यों का ब्यूरो लिखवाएं, उसको पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाएं या लिखवाएं। तो ये सब रीज़न है। आप अपने दोस्तों से ज़रूर पूछना इसके बारे में। आप जब पूछेंगे तो आपको याद भी होगा और आप जान भी पाएंगे कि आपके दोस्त क्या सोचते हैं इस बारे में, वो अच्छे से पढ़े भी हैं या नहीं पढ़े हैं। तो आप ज़रूर पूछना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। हमें कम से कम ऐसी 2 बातें बतानी है जिससे हमारे अनुसार जो राजा और किसान थे उनके जीवन में क्या भिन्नताएं थी। राजा तो आपको पता है बहुत पैसे वाले होते थे, बहुत अमीर होते थे, सब पे राज करते थे वो, और किसान जो कि उनके अंदर रहते थे, उसके अंदर में काम करते थे, उन्हें लगान देना होता था, उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। राजा को तो इतना नहीं रहता, इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी जितना किसानों को होती थी। आज भी किसानों की दशा खराब है और तब का तो पता नहीं, तो ये तो आपको पढ़ के ही पता लगेगा। तो चलिए देखते हैं इनकी भिन्नता क्या है, राजाओं और किसानों के बारे में, इनके जो जीवन थे उनमें भिन्नता क्या है। ये देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन, कम से कम 2 ऐसी चीज़ों का उल्लेख करो जिनसे आपके अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता है। तो रीज़न क्या हो सकता है, राजाओं और किसानों के जीवन में अंतर। उत्तर है हमारा पहला रीज़न हो सकता है, अंतर जो है, राजाओं का जीवन वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। बताए ना आपको, बहुत पैसे वाले होते थे, उनके पास बहुत सारा वैभव होता था, ऐश्वर्य धन की कमी नहीं होती थी, वह बहुशाली होते थे। तो ये राजाओं का जीवन जो था इससे परिपूर्ण था, जबकि किसानों का जीवन कष्टों से भरा हुआ था, बहुत तकलीफ वाला था। उनके पास पैसे नहीं उतना होते थे, वो खेती करते थे और खेती करते थे तब भी उनको लगान देना होता था, जो आजकल हम लोग टैक्स बोलते हैं ना, टैक्स देना रहता था, जीएसटी टैक्स तो सुना ही होगा आपने। ऐसे ही तब उनको लगान देना होता था, तो वो उसी में अपना जीवन यापन करते थे, खेती करते थे, उससे खाते थे और उसी से अपना पेट चलाते थे, मतलब भरते थे, और अपने परिवार का भी खर्च उसी से चलाते थे। जबकि राजाओं के पास तो बहुत सारे धन थे और वो लगान भी लेते थे किसानों से, तो इसलिए ये किसानों का जीवन जो था वो कष्टों से भरा हुआ होता था। और दूसरा रीजन है, दूसरा जो अंतर है, राजा अपनी जो विजयों का लेखा जोखा रखते थे। राजा जहाँ जहाँ अपने विजय जो प्राप्त करते थे, जहाँ पे वो विजय हासिल करते थे, जीतते थे, उसका वो लेखा जोखा रखते थे। जबकि किसान तो ऐसा था नहीं, उनका जब जीवन ही कष्टों से भरा था, तो वो कहाँ से विजय करेंगे और लेखा जोखा किस चीज़ का रखेंगे। वो तो बस अपने में ही, वो किसानी में, खेती में ही लगे रहते थे। तो ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, आओ करके देखें। अब तक तो ये जो ऊपर वाला टॉपिक था, आओ चर्चा करें में, ये तो आपको अपने दोस्तों से चर्चा करनी है, जो हमने आपको बता दिया और आपको पता भी हो क्या है। अब आप अपने दोस्तों से पूछना क्या आपके दोस्तों को भी आता है ये सब। तो अब ये आपको खुद करना है, आओ करके देखें, इसे खुद करना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, पृष्ठ 1 यानी पेज नंबर 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। पेज नंबर 1 पे हमें शिल्पकार शब्द का पता लगाना है। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। आज जो शिल्प प्रचलित है, जो कला प्रचलित है, उसको 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाना है। क्या ये शिल्पकार स्त्री पुरुष या स्त्री पुरुष दोनों होते थे? क्या ये जो शिल्प बनाते थे 5 प्रकार के हैं, तो इसमें स्त्री कौन किस क्या बनाती थी, पुरुष क्या बनाते थे, और दोनों स्त्री पुरुषों क्या बनाते हैं, ये हमें पता लगाना है।
तो चलिए पृष्ठ नंबर 1 पे देखते हैं। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे दिया हुआ है शिल्पकारों, ये शिल्पकारों। इसी का हमें पता लगाना है कि इसमें कौन सा शिल्प, 5 प्रकार के हमें शिल्प खोजना है जो बना हुआ है, और उसको हमें पता लगाना है कि कौन स्त्री किसे बनाए थे, पुरुष किसे बनाते थे, और स्त्री पुरुष दोनों किसको बनाते थे, ये हमें पता लगाना है। ये देखिए हमारा उत्तर है उसका। 5 तरह का शिल्प बताना था ना हमको, तो 5 तरह का। पहला शिल्प हो गया हस्तशिल्प, दूसरा हो गया भवन शिल्प, तीसरा हो गया मूर्ति शिल्प, चौथा हो गया काष्ठ शिल्प। काष्ठ शिल्प वो होता है जो लकड़ी से बनाया जाता है, उसको काष्ठ शिल्प कहते हैं, लकड़ी का बना होता है। और 5th नंबर हो गया हमारा चर्म शिल्प। चर्म शिल्प मतलब चमड़े से बना हुआ शिल्प कला। अब इसमें देखिए, इसमें स्त्री अकेले तो कुछ भी नहीं बनाई है, नो, ना हस्तशिल्प बनाई है अकेले, ना भवन शिल्प बनाई है, ना मूर्ति शिल्प बनाई है, ना काष्ठ शिल्प बनाई है, ना चर्म शिल्प। इसमें जो स्त्री वो अकेले कुछ भी नहीं बनाई। और ये पुरुष में देख लेते हैं, तो पुरुष में जो हस्तशिल्प है वो पुरुष नहीं बनाया है, भवन शिल्प पुरुष बनाया है, मूर्ति शिल्प पुरुष नहीं बनाया, और काष्ठ शिल्प जो है पुरुष बनाया है, चर्म शिल्प भी पुरुष बनाया है और आज भी बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए स्त्री पुरुष दोनों में कौन कौन बनाया है, तो हस्तशिल्प जो है स्त्री पुरुष दोनों बनाते हैं, स्त्री पुरुष दोनों बनाते हैं। भवन शिल्प दोनों नहीं, बस पुरुष बनाते हैं भवन शिल्प। मूर्ति शिल्प स्त्री पुरुष दोनों बनाते हैं। और काष्ठ शिल्प बस पुरुष बनाते हैं, स्त्री नहीं बनाती, बस पुरुष बनाते काष्ठ शिल्प। और चर्म शिल्प बस पुरुष बनाती, स्त्री नहीं बनाती। यानी कि हमें इससे पता चला है कि जो स्त्रियां हैं वो अकेले ना तो हस्तशिल्प बनाई है, ना भवन शिल्प बनाई है, ना मूर्ति शिल्प बनाई है, ना काष्ठ शिल्प बनाई है, ना चर्म शिल्प। इसमें से स्त्रियां जो कुछ भी नहीं बनाई अकेले। पुरुष जो अकेले बनाया है वो सिर्फ भवन शिल्प बनाया है, काष्ठ शिल्प और चर्म शिल्प, वो भी ना हस्तशिल्प बनाया है। पुरुष जो है वो हस्तशिल्प नहीं बनाया और मूर्ति शिल्प अकेले नहीं बनाया। हस्तशिल्प और मूर्ति शिल्प ये दोनों मिलकर बनाए, स्त्री पुरुष दोनों, हस्तशिल्प और मूर्ति शिल्प ये स्त्री पुरुष दोनों बनाते हैं। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा ये भी। अब नेक्स्ट है हमारा अतीत की पुस्तकें किन किन विषयों पर लिखी गई थी और तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे। तो ये तो आपको पता रहेगा, मैं आपको बुक की लिस्ट बता देती हूँ और आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी बुक पढ़ना अगर रहेगा आप, तो इसमें कौन सी बुक पढ़ेंगे आप। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन और ये रहा आंसर। तो अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई थी, तुम इनमें से किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगे। तो उत्तर हमारा, ये हम आपको पुस्तकें बता दे रहे हैं। अतीत में पुस्तकें निम्न विषयों पर लिखी जाती थी। पहला है धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों पर लिखी जाती थी। दूसरा है राजाओं के जीवन पर लिखी जाती थी। तीसरा है औषधियों तथा विज्ञान पर लिखी जाती थी। और चौथा है महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक पर लिखी जाती थी। ये जो अतीत में जो पुस्तकें लिखी जाती थी वो इन 4 विषयों पर लिखी जाती थी। धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों पर, दूसरा राजाओं के जीवन पर, तीसरा औषधियों तथा विज्ञान पर, और चौथा नंबर है महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक पर। अब इसमें से आपको बताना है कमेंट करके कि आप, अगर आपको इतनी सारी पुस्तकें दे दी जाए, आप इसमें से कौन सी पुस्तकें पढ़ना पसंद करोगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आएगा, और समझ में आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।